In this video, we will discuss the topic classical model of growth. First is the introduction. The views of Adam Smith, Ricardo, and Malthus. Adam Smith was a British economist, philosopher, and author, moral philosopher, pioneer of political economy, also known as the father of economics or the father of capitalism. Smith wrote two classic works, The Theory of Moral Sentiments in 1759 and An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, also known as Wealth of Nations in short, in 1776. The Wealth of Nations is considered as the first modern work of economics. David Ricardo was a British political economist. His most famous book is Principles of Political Economy and Taxation, appeared in 1817. And Thomas Robert Malthus was an English cleric, scholar, and influential economist in the fields of political economy and demography. In his 1798 book, An Essay on the Principle of Population, Malthus observed that an increase in a nation's food production improved the well-being of the populace, but the improvement was temporary because it led to population growth, which in turn restored the original per capita production level. The views of Adam Smith, Ricardo, Malthus about growth are known as classical model of growth. तो जो क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ है ये किसी एक इकोनॉमिस्ट की थ्योरी नहीं है। ये कुछ ऑथर्स हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, माल्थस है। इन लोगों ने जो भी ग्रोथ के बारे में कहा उसको कहते हैं क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो इसका मतलब इनके बाद जो स्टडीज आई वो हैं मॉडर्न, तो ये हैं क्लासिक वर्क्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ, क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग every individual in a free enterprise system strives means makes great efforts to achieve or obtain something, किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करना, दैट इज द स्ट्राइव, टू मैक्सिमाइज हिज वेलफेयर। तो क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग एक फ्री एंटरप्राइज इकॉनमी में, फ्री एंटरप्राइज इकॉनमी हम कहते हैं जिस इकॉनमी में गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस ना हो, डिमांड सप्लाई के बेस पे प्राइसेस डिटरमिन होती हों, तो ऐसे सिस्टम में हर एक इंडिविजुअल का जो मेन गोल है वो है अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज करना, अपने वेलफेयर को बढ़ाना। तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं इसके लिए? इंडिविजुअल्स सेव, लोग बचत करते हैं, एंड इन्वेस्ट, उस बचत को इन्वेस्ट करते हैं फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ
देयर प्रॉफिट्स, ताकि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं। दिस हेल्प्स द कैपिटल फॉर्मेशन। अब जब लोग सेविंग करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे फिर कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो कैपिटल फॉर्मेशन होने से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है। मोर एंड मोर इनकम इज दस जनरेटेड। तो इससे ज़्यादा ज़्यादा इनकम जनरेट होती है टू स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो जो ग्रोथ है वो बनती है। तो अगर हम इसका सीक्वेंस बनाएं तो पहले लोग सेविंग करते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट जब वो करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल फॉर्मेशन जब होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, टेक्निकल प्रोग्रेस होती है। टेक्निकल प्रोग्रेस होने से फिर इनकम जनरेट होती है 5 नंबर पर, और इनकम जनरेट होने से फिर 6 नंबर पर ग्रोथ होती है। और ऐसे जो सिस्टम जो है वो चलते रहते हैं। सेविंग होती है, फिर उस सेव को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होती है, फिर कैपिटल फॉर्मेशन से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, कंट्री में ग्रोथ होती है। तो ये एक प्रोसेस है ग्रोथ का क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के अकॉर्डिंग। However, this growth process is not an infinite process. तो अब ये ग्रोथ प्रोसेस ऐसी नहीं है कि कंटिन्यूस चलती रहेगी, हायर हायर हायर, ऐसा नहीं है। A stage comes, एक स्टेज ऐसी आएगी when profits are reduced, जब प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ने कम हो जाएंगे। The entrepreneurs no more find it worthwhile to make fresh investments। तो उस समय जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना कोई अच्छा नहीं लगेगा, प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा। व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इज ज़ीरो, तो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होने लगेगा। अ चेक इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा, चेक्स द रेट ऑफ ग्रोथ, तो इन्वेस्टमेंट का रेट कम होने से ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा। एंड द इकॉनमी अल्टीमेटली रीचेस द स्टेशनरी स्टेट, और जो इकॉनमी है वो स्टेशनरी स्टेट में पहुंच जाएगी। स्टेशनरी स्टेट इज एन अनवेरिंग कंडीशन इन अ फिजिकल प्रोसेस। तो स्टेशनरी स्टेट हम बोलते हैं जब कोई भी डायनामिक सिचुएशन में जो चेंजेस हैं वो बंद हो जाएं, रुक जाए सिस्टम, स्टैटिक हो जाए, तो उसको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था, सिचुएशन, फ्रॉम विच अनदर साइकिल ऑफ ग्रोथ वुड रीस्टार्ट, तो वहाँ से एक नया साइकिल ग्रोथ का स्टार्ट होगा। दस इन क्लासिकल मॉडल द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज अ साइक्लिकल फिनोमिना। तो ऐसे ऐसे जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी। फिनोमिना मीन्स अ फैक्ट और अ सिचुएशन that is observed to exist or happen, especially one whose cause or explanation is in question। तो एक ऐसी सिचुएशन साइक्लिकल सिचुएशन बन जाएगी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें, जो क्लासिकल मॉडल है वो मेन क्या है। शुरू में हम जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, इकॉनमी अपवर्ड जाएगी। तो जैसे जैसे इकॉनमी अपवर्ड जाएगी
तो प्रॉफिट में जो इंक्रीमेंट है वो कम होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब ये ऊपर जाना बंद कर देगी। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसके ऊपर ये नहीं जाएगी। दिस इज द स्टेशनरी स्टेट। तो इसको इन्होंने बोला है स्टेशनरी स्टेट। तो ये जो इसका इंक्रीमेंट है प्रॉफिट्स का, इकोनॉमी की ग्रोथ का और इनकम का, वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है और इसके ऊपर ये नहीं जा पाएगा। दिस इज यू कैन से हाईएस्ट लिमिटेशन। एक लिमिटेशन है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। और ये जो इंक्रीमेंट हो रहे हैं इसमें, इस ग्रोथ प्रोसेस में, वो इंक्रीमेंट पहले से कम कम है। जैसे अगर हम यहाँ इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स लगाएं इन्वेस्टमेंट की, 1 2 3 4 5, तो ये जो प्रॉफिट है पहले इतना हुआ, उसके बाद ये प्रॉफिट का लेवल पहले से छोटा हो गया। ये वाले एरो से ये वाला एरो जो है वो छोटा है। तो जब हमने एक और इन्वेस्टमेंट किया तो ये इंक्रीमेंट और छोटा हो गया, ये एरो और स्मॉल हो गया। और जब हमने और इन्वेस्टमेंट किया तो ये जो एरो है वो और स्मॉल हो गया। तो ये जो एरोस हैं अपवर्ड जाने का, ये कम होता जा रहा है। इट मीन्स जो प्रॉफिट्स हैं उसका इंक्रीमेंट कम हो रहा है। इसका मतलब जो ग्रोथ हो रही है वो कम होती जा रही है। ग्रोथ तो हो रही है, जैसे हम इसको लगाएं कि ये 10 है तो ये 10 से बढ़कर 18 हो गया, 18 से बढ़कर 24 हो गया, 24 से बढ़कर 28 हो गया, फिर ये 30 हो गया। तो ये ग्रोथ तो हो रही है, 10 18 24 28 30 ये बढ़ रहा है, बट इसका जो इंक्रीमेंट है वो कम हो रहा है। पहले ये बढ़ा 8, फिर ये बढ़ा 6, फिर ये बढ़ा 4, फिर ये बढ़ा 2। तो डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ने की वजह से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना फिर वर्थवाइल नहीं है। तो अगर हम इसको भी लगा लें तो 6th पॉइंट पे जाकर ये सपोज जो ग्रोथ रेट है वो बन गया 31। तो ये 1 और बढ़ गया। तो इस टाइम पे जब ये इकॉनमी ग्रो होती है, ग्रो होते होते एक स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच जाती है और ये सिस्टम अपने आप चलता रहता है। दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ क्लासिकल मॉडल। Now assumptions of classical model of growth. First assumption, laissez-faire policy. Laissez-faire policy means no interference of government in economic activities. The business is free. Business is not regulated by the government. डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप ही कौन सी चीज़ पैदा करनी है, किस चीज़ की डिमांड है, क्या प्राइस रखनी है, अपने आप ही मार्केट में एडजस्टमेंट होती रहती है, डिसीज़न होता रहता है। क्योंकि सभी लोग, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा, ऐसे काम करते हैं अपने वेलफेयर को बढ़ाने के लिए। देयर आर 2 सेक्टर्स इन द इकॉनमी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सपोज 2 सेक्टर्स हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको हम सबसिस्टेंस सेक्टर, बैकवर्ड सेक्टर भी कहते हैं इस चैप्टर में, और दूसरा है इंडस्ट्री सेक्टर जो एडवांस्ड सेक्टर है, कैपिटलिस्ट सेक्टर है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हैं, वेज ज़्यादा हैं। थर्ड, इन एग्रीकल्चर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज। एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, जैसे अभी हमने बनाया डायग्राम
कि जैसे जैसे हम इनपुट्स को बढ़ाएंगे जो आउटपुट है वो बढ़ेगा, बट उसमें जो इंक्रीमेंट है वो पहले से कम होता जाएगा। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। सपोज इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बायर्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, प्राइस इज सेम, नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये कुछ फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन की। लेबर एंड कैपिटल आर टू वेरिएबल इनपुट्स। तो लेबर को और कैपिटल को बढ़ाकर हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, ये एक अजम्पशन है। द सप्लाई ऑफ लेबर टेंड्स टू इंक्रीज फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स। तो जैसे ही माल्थस ने बताया था, माल्थस के अकॉर्डिंग जब हम ग्रो करते हैं, इकॉनमी ग्रो करती है, तो लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों का वेलफेयर बढ़ता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। पर उसके साथ साथ फिर लोग और काम करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने वेलफेयर को और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए लेबर की सप्लाई बढ़ती है। प्रिंसिपल ऑफ सबसिस्टेंस लॉ ऑफ वेजेस और आयरन लॉ ऑफ वेजेस अप्लाइज। आयरन लॉ ऑफ वेजेस is a proposed law of economics that asserts that real wages always tend in the long run toward the minimum wage necessary to sustain the life of the worker. The theory was first named by Ferdinand Lassalle in the mid-19th century. तो जो आयरन लॉ ऑफ वेज है या सबसिस्टेंस लॉ ऑफ वेज है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे हमने पहले देखा, कि सिर्फ रहने सहने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही वेज मिलना, नॉट फॉर द एक्स्ट्रा सेविंग्स। तो कम से कम वेज, मिनिमम वेज जो है वो पाए जाते हैं इकॉनमी में, सपोज। एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आल्सो अज्यूम दैट सेज लॉ ऑफ मार्केट अप्लाइज। सेज लॉ, यू नो, according to Say, supply creates its own demand। ये है Say's law of market। तो जितनी भी हम चीज़ पैदा करते हैं वो सारी सेल हो जाती है। दिस इज Say's law। Process of economic growth। According to classical economists, there are two states of the process of growth। दो स्टेट्स हैं, एक है प्रोग्रेसिव स्टेट, एक है स्टेशनरी स्टेट। तो जैसे हमने इस डायग्राम में बनाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है प्रोग्रेसिव स्टेट जब हम ग्रो कर रहे हैं, और ये है स्टेशनरी स्टेट जहाँ पे हम ग्रोथ आके रुक गई। तो इन दोनों स्टेट्स को, स्थितियों को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज द प्रोग्रेसिव स्टेट। जो प्रोग्रेसिव स्टेट है, प्रोग्रेसिव स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की वो स्टेट है, ये वाली, बढ़ने वाली, इन विच द रेट ऑफ प्रॉफिट रूल्स हाई। रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है, एंड अकॉर्डिंगली देयर इज एन इंक्रीजिंग इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है, जैसे ही रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रोड्यूसर्स को इंड्यूसमेंट मिलती है कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो पीपल सेव मोर एंड मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लोग जो हैं वो सेविंग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज इंक्रीज्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 6 पॉइंट बनाए थे, ये सारी प्रोग्रेसिव स्टेट है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्निकल प्रोग्रेस, इनकम ग्रोथ, यही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो पीपल सेव करते हैं फॉर मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज इंक्रीज्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा
इट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड इनकम, इट मीन्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा है एंड इनकम भी ज़्यादा है अगर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है। दिस ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स क्यूमुलेटिव, ये ग्रोथ प्रोसेस क्यूमुलेटिव हो जाती है। क्यूमुलेटिव का मतलब है इंक्रीजिंग इन क्वांटिटी और डिग्री बाय सक्सेसिव एडिशंस, आगे 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 जुड़ती जाती है चीज़। एंड द रेट ऑफ ग्रोथ टेंड्स टू राइज, तो ग्रोथ रेट बढ़ता है। एडम स्मिथ इज ऑफ द ओपिनियन, एडम स्मिथ के अनुसार, दैट इट इज थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डिवीजन ऑफ लेबर दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इम्प्रूव्स टू रेज द लेवल ऑफ इनकम। तो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होती है एंड इनकम लेवल, प्रोडक्शन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मीनिंग है, अगर हम इसको समझें डिवीजन ऑफ लेबर को, सपोज हमने एक टेबल बनाना है लकड़ी का, तो इस टेबल को बनाने की जो प्रोसेस है, सपोज वो 3 प्रोसेस हैं। पहला काम है वुड कटिंग, लकड़ी को काटना। दूसरा काम है टेबल को फिट करना। जो वुड पीसेस हैं उनको फिट करना ताकि टेबल बन जाए, जोड़ना हैमर के साथ, नेल्स पिन्स के साथ। एंड तीसरा काम है पेंट करना, टेबल को पॉलिश करना, पेंट करना। तो ये 3 प्रोसेस हैं, पहले लकड़ी को काटना है, फिर टेबल को जड़ना है, जोड़ना है, फिर उसके ऊपर पेंट करना है। तो टेबल बनाने की हमने ये 3 स्टेजेस बना ली। इसकी टेबल बनाने की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब इस टेबल को बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो एक ही बंदा, एक ही वर्कर ये तीनों काम करे, या फिर जैसे एडम स्मिथ ने कहा कि हम डिवीज़न ऑफ लेबर करें। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब एक बंदा ये काम करे, दूसरा बंदा ये काम करे, तीसरा बंदा ये काम करे। तो तीनों काम हम अलग अलग लेबर से कराएं, L1, L2, L3, अलग अलग लेबर ये काम करे। तो क्या होगा, ये जो इंसान है फर्स्ट लेबरर, ये जो वर्कर है, ही विल बिकम स्पेशलाइज्ड इन वुड कटिंग, तो वुड कटिंग में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ये जो है ये टेबल फिट करने में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, पीसेस को जोड़ने में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और ये जो है ये पेंट करने में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो तीनों वर्कर जो हैं वो अपने अपने प्रोसेस में एक्सपर्ट बन जाएंगे, स्पेशलाइज्ड बन जाएंगे। उनको प्रोडक्शन करने के शॉर्टकट्स पता लग जाएंगे अपनी स्टेज के। वेस्टेज रॉ मटेरियल की वो कम करेंगे, फास्ट प्रोडक्शन करना पता लग जाएगा उनको। पेंट करने वाले को पता लग जाएगा पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। तो सारे लोग अगर हम डिवीज़न ऑफ लेबर कर लें तो फटाफट प्रोडक्शन कर पाएंगे अपनी अपनी प्रोसेस का। उससे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा इट मीन्स इनकम ज़्यादा होगी, इकॉनमी का ग्रोथ लेवल ज़्यादा होगा। तो ये एडम स्मिथ ने कहा है डिवीज़न ऑफ लेबर, ये इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स को। वंस इनिशिएटेड, जैसे ही ये शुरू होगी ग्रोथ की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बिकम्स क्यूमुलेटिव ओवर टाइम, तो ये क्यूमुलेटिव हो जाएगी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंपटीशन सर्व एज इनबिल्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो कंपटीशन है और जो प्राइवेट सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकॉनमी का, फ्री एंटरप्राइज इकॉनमी का, वो अपने आप ही इकॉनमी में एनर्जी पैदा करेगा फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द
system. Sustenance means maintaining of something in existence, किसी चीज़ को बचा के रखना। तो ये जो ग्रोथ प्रोसेस है ये अपने आप ही अपने आप को बचा कर रखेगी, क्योंकि इसको एनर्जी कौन देगा बचाने के लिए? प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेक्टर एंड कंपटीशन। दिस इनबिल्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो इनबिल्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मार्केट से आती है, दिस इज रेफर्ड बाय एडम स्मिथ एज इनविजिबल हैंड। मतलब गवर्नमेंट के हैंड की, गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जो मार्केट है, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम है, उनको प्रॉफिट कमाना, उनको कंपटीशन में सरवाइव करना, ये वाली जो एनर्जी है इसको एडम स्मिथ ने कहा है इनविजिबल हैंड, जिसके थ्रू इकॉनमी ग्रो करती है। डेविड रिकार्डो also takes capital formation as the key force behind the process of growth. रिकार्डो ने भी कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रोथ के लिए मेन माना है कि कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम करें तो ग्रोथ होगी। ही आइडेंटिफाइज 3 इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। रिकार्डो ने ग्रोथ के 3 एजेंट मेन माने हैं। कैपिटलिस्ट्स जो कि कैपिटल के मालिक हैं, लेबरर्स जो कि लेबर के मालिक हैं, और लैंडलॉर्ड्स जो कि लैंड के मालिक हैं। तो यही हमारे इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट: कैपिटल, लेबर एंड लैंड। This was the progressive state. Now stationary state. In the words of Adam Smith के अनुसार stationary state is that state, stationary state हम उस state को बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं, in which wealth would be very great, वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, एंड नॉनदलेस मीन्स इन स्पाइट ऑफ दैट, वन इन विच देर वुड बी कॉन्स्टेंट स्केर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की स्केर्सिटी हो जाएगी, मीन्स जो सभी लोग हैं उनको काम मिल जाएगा, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, और जो इकॉनमी है अपने सारे इनपुट्स को यूज़ करके, ऑप्टिमली यूज़ करके जितना मैक्सिमम ग्रो कर सकती है वहाँ पर पहुँच जाएगी। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट्स टू फॉल। तो उसके बाद प्रॉफिट्स नेचुरल है कि फॉल करेंगे, एंड द कांस्टेंट चोकिंग ऑफ द कैपिटल अकोमुलेशन। चोकिंग ऑफ मीन्स टू ब्रिंग टू ए स्टॉप, एंड अकोमुलेशन मीन्स ग्रेजुअल गैदरिंग ऑफ समथिंग। तो किसी भी कैपिटल फॉर्मेशन को, कैपिटल अकोमुलेशन का जो आगे आगे बढ़ना, इकट्ठा होना और कैपिटल का, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसको अगर मैं एक और तरीके से समझाऊं, सपोज एक बैलून है जिसमें गैस भरा हुआ है, उसको अगर हम एक बंद रूम, ये सपोज एक बंद रूम है, ये इसका टॉप है सीलिंग, ये इसका फ्लोर है। तो अगर हम इस बैलून को, सपोज दिस इज द बैलून, अगर हम इस बैलून को इसमें गैस भर दें और रूम में छोड़ दें तो ये बैलून ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर ये यहाँ छत के साथ लग जाएगा, और जब ये छत के साथ लग जाएगा तो ये और ऊपर नहीं जा पाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, दिस इज ए नेचुरल टेंडेंसी, जैसे इन्होंने कहा
of profits to fall, choking of the system, choking of the capital accumulation. तो अगर आप मॉर्निंग अगर नेक्स्ट डे देखो तो ये जो बैलून है इसकी गैस जो है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये बैलून जो है दुबला पतला हो जाएगा और धीरे धीरे फिर ये आके नीचे आ जाएगा. तो जब ये नीचे आ जाएगा अगेन यू हैव टू गिव इट बूस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बूस्ट ऑफ द गैस. तो दोबारा फिर ये स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज द साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ गिवन बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स. In a capitalist economy means free enterprise economy, free from the control of government. As population rises, जैसे ही population बढ़ती है, in accordance with the Malthusian theory of population, माल्थस ने जो population की थ्योरी दी है उसके हिसाब से, जो मैंने आपको माल्थस की इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया, एंड प्रोडक्शन लेवल रीचेज इट्स पीक, जैसे ही प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, कीपिंग अप विद देयर इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट रेट टेंड्स टू रिड्यूस, प्रॉफिट रेट कम होने लगता है. ओइंग मतलब ड्यू टू स्वेयर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जैसे ही इकॉनमी ग्रो कर रही है, इकॉनमी ऊपर जा रही है, प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे प्रॉफिट की जो रेट है बढ़ने की वो कम हो जाती है. अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड, तो लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं, कॉजिंग ए चेक ऑन द रेट ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन, और कैपिटल अक्यूमुलेशन होना कम हो जाता है. इन टर्न दिस चोक्स द रेट ऑफ ग्रोथ एंड द इकॉनमी स्टैग्नेट्स. तो ये सारा कुछ क्या होता है इसमें, रेट ऑफ ग्रोथ फिर कम हो जाता है और धीरे धीरे इकॉनमी स्टैग्नेशन पे पहुंच जाती है. स्टैग्नेशन मीन्स दिस स्टेट, दिस सीलिंग. स्टैग्नेशन मीन्स डेवलपमेंट होना रुक जाता है, सीज हो जाती है डेवलपमेंट, तो अपने स्टेशनरी स्टेट में ये पहुंच जाती है. अकॉर्डिंग टू रिकार्डो के अनुसार, इन अ डायनामिक कैपिटलिस्ट इकॉनमी, डायनामिक मीन्स जो एक इकॉनमी में परिवर्तन आते रहते हैं पॉपुलेशन के बढ़ने से, टेक्नोलॉजी से, पॉपुलेशन से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट्स ऑपरेटिंग. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है. यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है कि हमें सेम इनपुट्स लगाने पर जो रिटर्न है वो पहले से कम मिलती है. डायनामिक इकोनॉमी में डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ स्टार्ट होता है. इन कंजंक्शन इज द एक्शन ऑफ टू और मोर इवेंट्स अकरिंग एट द सेम पॉइंट इन टाइम और स्पेस. तो उसके साथ विद राइजिंग पॉपुलेशन एंड स्टॉक्स ऑफ कैपिटल, तो डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ स्टार्ट हो गया पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ. दिस फोर्सेस कल्टीवेशन ऑफ द इंफीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड, जैसे रिकार्डो ने कहा. तो जब हम और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, बढ़िया लैंड सारी खत्म हो जाएगी, तो लोग और लैंड पर जाएंगे जो पहले से कम प्रोडक्ट होगी. जैसे सपोज अर्बन एरिया है, कोई सिटी है, सिटी जैसे इनसाइड सारी भर गई, तो लोग उसके आसपास के एरिए को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं और सिटी से दूर हो जाते हैं और सिटी से दूर होते जाते हैं. तो अगर आप सेंटर देखो सिटी का, सिटी सेंटर, तो धीरे धीरे लोग वहाँ से 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर तक पहुँच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सिटी एक्सपैंड हो रहा है. तो ये ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने से, डायनामिक चेंजेस होने से डिमिनिशिंग रिटर्न मिलना ज़रूरी है. तो इन्फीरियर ग्रेड्स के ऊपर खेती की जाती है. सपोज खेती के एग्जांपल अगर हम लें, तो इन्फीरियर ग्रेड्स पे अगर हम जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है, सेम आउटपुट अगर हमने लेना हो, एंड द इट्स प्राइस
तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है, क्योंकि जब हम इन्फीरियर ग्रेड्स पे जाएंगे, पहले हम जहाँ पे खेती करते थे वहाँ पे सपोज हमें 100 आउटपुट मिलता था, तो अब हमें 100 आउटपुट लेने के लिए पहले से ज़्यादा इनपुट्स लगानी पड़ेंगी। तो अब पहले से अगर हम ज़्यादा इनपुट लगाएंगे तो अपने आप ही कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो उस चीज़ की प्राइस भी बढ़ेगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो जो वर्कर्स हैं वो भी डिमांड करेंगे कि हमें हाई वेज दो, क्योंकि उनका जो सबसिस्टेंस वेज हम दे रहे हैं वो सबसिस्टेंस वेज का रेट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे पहले सपोज 100 रुपये में सबसिस्टेंस हो जाता था, अब वो 150 रुपीज़ में होगा। सबसिस्टेंस है वो सबसिस्टेंस लेवल ही, बट सबसिस्टेंस लेवल का अमाउंट बढ़ गया। तो जैसे ही वेज रेट ऐसे बढ़ेगी, सबसिस्टेंस लेवल बढ़ेगा, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और कम होते होते वो ज़ीरो हो जाएंगे, एडिशनल ज़ीरो हो जाएगा। तो उसमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, कम होते होते ज़ीरो हो जाएगा, एंड जो कैपिटल अकोमुलेशन है वो बंद हो जाएगी, ग्रोथ रेट ज़ीरो हो जाएगा। तो हम उसको कहते हैं कि इकॉनमी जो है वो स्टेशनरी स्टेट पर पहुंच गई। इसको हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इकॉनमी जो है ऐसे बढ़ती बढ़ती हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। On horizontal axis we are taking labor, that is the employment. On vertical axis we are taking capital accumulation. This is capital accumulation. तो जैसे हमने सीलिंग बनाई, सपोज दिस इज द मैक्सिमम सीलिंग। जो आउटपुट है, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का बढ़ना, इन्वेस्टमेंट का होना, कैपिटल में एडिशन होना, कैपिटल अकोमुलेशन होना, तो यहाँ तक तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से बढ़ता है, बट यहाँ पर आकर ये कांस्टेंट हो जाता है और नहीं बढ़ता, और इसके बाद ये कम हो सकता है। दिस इज द कैपिटल अकोमुलेशन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यहां तक अगर हम देखें, यहां तक जो सिस्टम है वो स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच गया। यहां पर आके यहां तक ये है प्रोग्रेसिव स्टेट। तो जो वेज रेट की लाइन है, सबसिस्टेंस वेज रेट की लाइन, जैसे हमने कहा कि वेज रेट भी बढ़ते हैं टाइम टू टाइम जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है। सपोज दिस इज द wage rate line, subsistence wage. So this is the stationary point, suppose S. Now if you see before this S point, suppose here at L1, अगर हम L1 पर देखें, लेवल ऑफ L1 पे अगर हम देखें, पॉपुलेशन अभी सपोज बहुत कम है, यहीं तक है इकॉनमी। अभी हम सपोज आगे नहीं गए, या इस स्केल के राइट जो डायग्राम है
वो अभी सपोज नहीं है, तो हम यहीं पर हैं अभी, तो इतनी कहीं पॉपुलेशन है। तो स्टार्टिंग में क्या है, पॉपुलेशन का साइज कम है, लैंड अभी फर्टाइल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हम वेज दे रहे हैं वो दे रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सब एक्स्ट्रा सरप्लस है जो कैपिटलिस्ट के पास है, क्योंकि उसके पास जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से लेके ब्लैक लाइन तक, और जो जा रहा है वेज के रूप में वो यहाँ से लेके रेड लाइन तक। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, हम लेबर को बढ़ा रहे हैं, राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो शुरू में देखो ये जो प्रॉफिट है, ये गैप ये बढ़ रहा है, यहाँ पर आकर ये हाईएस्ट हो गया। पर जैसे जैसे और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो ये जो है एरो वो कम होना स्टार्ट हो गया, छोटा होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जो गैप जो है वो छोटा छोटा होता जा रहा है और अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाता है यहाँ पर आकर। ये सोच है L2 स्टेट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी हम L1 से L2 पे गए, आउटपुट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ने की वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम हो गया, क्योंकि आउटपुट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रेट है वो कम होती गई, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना भी कम शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो इकॉनमी है वो L2 लेवल पे जब पहुंची तो आउटपुट अपने हाईएस्ट लेवल पर आ गया, एस पॉइंट पर आ गया, और जो रेट ऑफ प्रॉफिट है एडिशन होना वो कम होता होता ख़त्म हो गया। तो जैसे ही ये ज़ीरो पे पहुंचा, कैपिटल अकोमुलेशन होना बंद हो गया और अब कैपिटल अकोमुलेट नहीं हो रही। तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट ऑफ द इकॉनमी। This is the main classical model of growth. अब इसी क्लासिकल मॉडल को हमने यहाँ मैथमेटिकली इक्वेशंस में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इक्वेशन इज प्रोडक्शन फंक्शन, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम लैंड बोलते हैं, एंड टेक्नोलॉजी, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज। जैसे हमने बनाया कि जैसे जैसे हम इनपुट्स बढ़ाते हैं आउटपुट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है। सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस जैसे हमने बनाया यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा, टेक्निकल प्रोग्रेस का जो मेन कारण है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, फिर टेक्निकल प्रोग्रेस होता है। टेक्निकल प्रोग्रेस इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होते हैं, लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि जो प्रॉफिट है वो इंड्यूसमेंट देता है, वो इनकरेजमेंट देता है, प्रोड्यूसर को उत्साह देता है ताकि वो और इन्वेस्टमेंट करे। एंड जो प्रॉफिट्स हैं, रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट, दीज आर द फंक्शंस ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी। लेबर जो है इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड विद प्रॉफिट, क्योंकि जैसे ही लेबर ज़्यादा हो गई, लेबर को हम वेज जो देंगे वो ज़्यादा देंगे, तो फर्म के जो प्रॉफिट हैं वो कम हो जाएंगे। बट जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, तो लेबर जो कंपनी है, फर्म है, उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं L इज़ नेगेटिवली रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद प्रॉफिट्स। एंड फिफ्थ पॉइंट इज सप्लाई ऑफ लेबर इज़ द फंक्शन ऑफ वेज रेट।
तो जैसे माल्थस ने बताया कि जैसे जैसे लेबर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और लेबर काम करने को तैयार हो जाती है, तो और लेबर जब काम करने को तैयार होती है इट मीन्स तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से सबसिस्टेंस वेज भी बढ़ते हैं। तो जैसे ही सबसिस्टेंस वेज बढ़ते हैं तो लेबर काम करना चाहती है, इसलिए लेबर की जो सप्लाई है वो बढ़ती है। वेज फंड इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो भी फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है अगर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है इट मीन्स उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे में से वो टेक्निक पर पैसा लगाएंगे, लेबर पर पैसा भी लगाएंगे, इसलिए उनका जो वेज फंड है वो भी बढ़ेगा। एंड ये सिस्टम जो है ख़त्म कैसे होता है, टोटल आउटपुट डिवाइड्स बिटवीन प्रॉफिट्स एंड वेजेस। टोटल आउटपुट जो है वो प्रॉफिट और वेज में डिवाइड हो जाता है एज पर द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द मैथमेटिकली वर्जन ऑफ क्लासिकल मॉडल। Now relevance of classical model of growth for underdeveloped countries। जो underdeveloped countries हैं जैसे हमारी कंट्री है, इंडिया है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें ये मॉडल कैसे अप्लाई होता है, उसकी क्या रेलेवेंस है। फर्स्ट, इन दिस मॉडल एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है। पर्टिकुलरली रिकार्डो हैं जैसे, उन्होंने एग्रीकल्चर के रोल को मेन माना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वही लेबर की सप्लाई देता है इंडस्ट्री को और रॉ मटेरियल भी देता है। सेकंड इज द बैलेंस्ड ग्रोथ। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं दे एम्फसाइज सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। एन आइडियल बैलेंस बनाना चाहिए उनके हिसाब से एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को, मीन्स दोनों सेक्टर्स को हमें ग्रो करना पड़ेगा। कैपिटल अकोमुलेशन, इट इज इम्पेरेटिव फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज दैट सेविंग्स आर प्रेफर्ड टू कंजम्पशन अमंगस्ट द हायर इनकम ग्रुप्स। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सेविंग करें, क्योंकि सेविंग करेंगे उसी सेविंग से इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा, इनकम बढ़ेगी, तो उसी से और सेविंग आएंगी, तो कैपिटल अकोमुलेशन बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन इज स्फीयर ऑब्स्टेकल, दिस इज नेगेटिव पॉइंट। कि इन कंट्रीज़ में ये एक प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो माल्थस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे चलती है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ इस सिस्टम को रोकती है स्टेशनरी स्टेट को अचीव करने में। जल्दी हो जाती है स्टेशनरी स्टेट, ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट में काम नहीं कर पाते। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ दिस थ्योरी फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, criticism of the classical model of growth, overemphasis the law of diminishing returns, overemphasis on the law of diminishing returns। तो इस थ्योरी ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जबकि आजकल अगर हम देखें मॉडर्न टाइम पे जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती जाती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो हैं वो अप्लाई होती हैं, मतलब प्रोडक्शन जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न की जो डायग्राम है वो ऐसे बनती है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ हम इनपुट्स बढ़ाएंगे तो आउटपुट जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसे मतलब इसकी जो इंक्रीमेंट है वो पहले से ज़्यादा होती जाएगी इन द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल सिस्टम। तो ऐसे करके डायग्राम बनेगी। लेस इंपॉर्टेंस टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो इन्होंने कैपिटल अकोमुलेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी है। तो इनके हिसाब से कैपिटल अकोमुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली द कैपिटलिस्ट सेव, तो ये थ्योरी मानती है
कि जो कैपिटलिस्ट हैं, रिच लोग हैं, वो सेविंग करते हैं, बट अगर हम आजकल देखें तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इवन जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो भी सेविंग करते हैं और उनकी सेविंग भी इम्पॉर्टेंट है। बल्कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनमें तो इन लोगों की सेविंग ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ इज़ द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट अप्लाई। तो अगर हम कुछ एडवांस कंट्रीज़ देखें लाइक फ्रांस, जर्मनी, तो इनमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट कम है, ज़ीरो है या नेगेटिव है, रिग्रेसिव है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। इसलिए जो माल्थस की थ्योरी है वो इन कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में तो अप्लाई नहीं होती। सेज लॉ ऑफ मार्केट डज नॉट अप्लाई। से ने ला दिया था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। Jean Baptiste Say was a liberal French economist and businessman who argued in favor of competition, free trade, and lifting restraints on business. He is best known for Say's law of markets, which states that supply creates its own demand. But according to Keynes ने कहा देयर में बी लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि लोग पैसे बचा लेते हैं। से के अकॉर्डिंग लोग पैसे नहीं बचाते, सारे पैसे खर्च जाते हैं, क्योंकि मनी का और कोई फंक्शन नहीं है, मनी का एक ही फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जबकि आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, केन्स ने फाइंड किया कि लोग पैसे बचाते हैं। अगर लोग पैसे बचाते हैं, इट मीन्स मनी का एक और फंक्शन है, दैट इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू। तो उससे डिमांड कम हो जाती है, तो सप्लाई के बराबर डिमांड नहीं बन पाती। केन्स ने ये सारी स्टडी की थी, तो केन्स के इस पॉइंट के बाद एक तरह से रेवोल्यूशन आया मैक्रो इकोनॉमिक थिंकिंग में। जॉन मैनर्ड केन्स was a British economist whose ideas fundamentally changed the theory and practice of macroeconomics and the economic policies of governments. Originally trained in mathematics, Keynes built on and greatly refined earlier work on the causes of business cycles and was one of the most influential economists of the 20th century. During the Great Depression of 1930s, Keynes spearheaded a revolution in economic thinking, challenging the ideas of neoclassical economics that held that free markets would, in the short to medium term, automatically provide full employment, as long as workers were flexible in their wage demands. Keynes argued that aggregate demand, that is total spending in the economy, determined the overall level of economic activity, and that inadequate aggregate demand could lead to prolonged periods of high unemployment. Keynes advocated the use of fiscal and monetary policies to mitigate the adverse effects of economic recessions and depressions. He detailed these ideas in his magnum opus. Magnum opus means the best work that a writer has produced. Keynes has produced two magnum opus, The General Theory of Employment, Interest and Money, also called General Theory, published in 1936. तो ये उन्होंने दिया था अपना एक मेन वर्क, जिसमें केन्स ने सारी स्टडी दी है। Wages are not flexible. In reality, due to trade unions or due to industrial disputes, wages are not flexible downwards. जो wages हैं वो upward तो flexible होते हैं, but downward flexible नहीं होते। जैसे सपोज करो हमने किसी के वेज रेट 200 डिसाइड कर दिए, तो आने वाले टाइम में ये 200 से बढ़कर 250 तो हो सकते हैं, बट 200 से कम नहीं हो सकते। तो आने वाले टाइम में ये 250 से बढ़कर 300 तो हो सकते हैं, बट 250 से कम नहीं हो सकते। सो जो वेजेस जो हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन दे आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल, बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो फ्लेक्सिबल नहीं है,
रिजिड हैं. दिस इज कॉल्ड रिजिड, नॉट फ्लेक्सिबल. RIGID, रिजिड. तो फ्लेक्सिबल वेज रेट डाउनवर्ड साइड नहीं होते, अपवर्ड साइड होते हैं, क्योंकि यूनियंस हैं, डिस्प्यूट्स की वजह से लोग नहीं करते. रॉन्ग नोशंस अबाउट वेजेस एंड प्रॉफिट्स. नोशन मीन्स ए कंसेप्शन ऑफ समथिंग और अ बिलीफ अबाउट समथिंग. विचारधारा बना लेनी, कोई व्यू पॉइंट बना लेना. तो वेज एंड प्रॉफिट के बारे में रॉन्ग नोशन. वेजेस हैव नॉट टेंडेड टू रिमेन एट सबसिस्टेंस लेवल. जैसे मैंने कहा भाई पहले सबसिस्टेंस लेवल पे ही वेज रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है, वेज लोग ज़्यादा मांगेंगे. आल्सो द मैच्योर इकोनॉमीज हैव नॉट रीच्ड द स्टेज ऑफ सेकुलर स्टेगनेशन. तो अगर हम जो मैच्योर इकोनॉमीज मीन्स जो डेवलपमेंट कर चुकी हैं, जैसे जापान है एशिया में, या फिर यूरोप के कंट्रीज़ हैं, या नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा है, USA, ऑस्ट्रेलिया है जैसे, तो ये कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो ये नहीं है कि उनकी ग्रोथ रुक गई, वो तो स्टेशनरी स्टेट पे पहले ही पहुंच चुके हैं. पर उनकी ग्रोथ अभी भी हो रही है. अगर वो हो रही है इट मीन्स उनकी स्टेशनरी स्टेट आई नहीं है, तो वो स्टेगनेशन पे पहुंच गई, रुक गई ग्रोथ उनकी, ऐसा नहीं है. दिस थ्योरी इग्नोर्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को इग्नोर करना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री जो है वहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.